हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और जनरल स्टडीज में अभी हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक स्थितियां थी उनके बारे में अध्ययन किया। पूरा दिल्ली सल्तनत को हम लोग देखा। हम लोगों ने अरबों और सिंध का जो आक्रमण हुआ था, तुर्कों का आक्रमण, जिसमें अगर आप देखिए तो महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गोरी, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना होती है उसमें इल्तुतमिश से लेकर के जो है इब्राहिम लोदी तक की चीज़ों को हम लोगों ने बड़े ध्यान तरीके से देखा और समझा और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसके आगे की चीज़ें, मुगल काल की चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम से टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर के चलने का प्रयास किया जा रहा। तो आज के वीडियो में हम लोग मुगल और शूर साम्राज्य के ऐतिहासिक गाथा के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर इनका जो है उत्थान होता है 1526 ईस्वी में, जब इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में हार जाता है तो वहां से जो है मुगल वंश की स्थापना होती है। उसके बारे में हम यहाँ पर पूरा अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं ये टॉपिक्स आपके लिए, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं जो है जुड़ना, तो आप 95 65 27 जो है 27 24 42 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए। और ये जो कुछ मैं पढ़ाता हूँ ये सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त टेस्ट होता है, क्विजेज होते हैं करंट अफेयर्स की। अब जो है नए सिरे से हम वीडियोज को लाना प्रारंभ करने वाले हैं, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम के जीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर हम कहें जहीरुद्दीन बाबर की जब बात आती है तो 1526 ईस्वी में आप जानते हैं कि इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है, और मुगल वंश के संस्थापक यही थे। सबसे पहले ये परगना से भारत तक अगर आप देखें तो एक छोटे से परगना का ये जो है वहाँ का स्वामी था। उस वहाँ से भारत पर एक ऐसे जो है साम्राज्य की स्थापना किया जिसने कई सालों तक, लगभग जो है भारत में 200 सालों तक शासन किया और उसके बाद उन्होंने अपना जो है स्थापत्य जमाया। तो अगर देखें तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। जन्म इनका 1483 ईस्वी में। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और ये जो है एक परगना का शासक था इनके पिताजी, ठीक है। वहां से 1494 ईस्वी में पैतृक गद्दी संभाली और 1506 ईस्वी में पादशाह की उपाधि, ठीक है, ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, पादशाह की उपाधि इसने धारण किया था। कब? 1506 से 1507 के मध्य, ठीक है। अब उसके बाद इसको भारत पर आने का एक न्योता मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा देश अलग अलग टुकड़ियों में बटा हुआ था। एक राज्य के मतलब छोटे छोटे राज्य को अपने बहुत बड़ा राजा मानते थे और एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। तो जब स्वयं से नहीं जीत पाते थे तो दूसरों को बुला करके मरवाने का प्रयास करते थे। इसी तरीके से पंजाब के गवर्नर जो दौलत खान लोधी था, वो इब्राहिम लोदी से उसका बन नहीं रही थी, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी। तो उसने बाबर को आक्रमण का यहाँ पर आमंत्रित किया कि आओ हम आपकी मदद करेंगे। जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप जानते हैं घर का भेदी लंका ढावे, तो इस तरीके से चीज़ें होती है और यहाँ पर बाबर का आगमन होता है। बाबर जब आता है तो उस ललकारता है इब्राहिम लोदी को। हालांकि इब्राहिम लोदी को उस तरीके से कैरेक्टराइज नहीं किया गया है इतिहास में, लेकिन ये जो युद्ध था, इस युद्ध को बड़ी बहादुरी के साथ वो लड़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये युद्ध हुआ था 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी में और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मतलब पूरी वीरता के साथ लड़ता है और यही शहीद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये तोप जो है एक बहुत बड़ा कारण बनता है बाबर की विजय में। तुगलुमा युद्ध पद्धति, जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई अलग अलग तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें विजय का जो कारण था, क्योंकि बाबर के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी लेकिन अपेक्षाकृत लोदी के, लेकिन उसके पास युद्ध पद्धति टेक्निकली वो स्ट्रांग था। आप जानते हैं कि युद्ध हो या कोई भी चीज हो, रणनीति जो बनाता है वही जीतता है, तो उसके पास प्रॉपर रणनीति। तुगलुमा युद्ध पद्धति के माध्यम से इसने जो है इसका प्रयोग किया और उसके बाद तोप खाने का बहुत बड़ा रोल रहा इनके युद्ध में, ठीक है। और इसके तोपची जो थे उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक तोपचियों ने युद्ध का रुखी पलट दिया, यानी बाबर को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से यहाँ पर बाबर की विजय होती है और जब बाबर विजय प्राप्त करता है दिल्ली पर, तो उसके बाद फिर यहीं से कहानी शुरू होती है। उसने सोचा कि अब तो यहाँ पर हम विस्तार करेंगे अपना। खानवा में 1527 ईस्वी में जो है राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध करता है और यहाँ पर खानवा के जो नरेश थे, कह सकते हैं राणा सांगा, उनको हरा देता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर चंदेरी में 1528 ईस्वी में
यहाँ मेदिनी राय को पराजित करता है। ठीक है, बस आपको इतना जानना है। देखो ये युद्ध 26 में किससे लड़ाई हुई थी आपको दे देगा ऐसे सुमेलित करने के लिए। 1526 घाघरा, चंदेरी, खानवा, इस चारों पांचों युद्ध दे देगा और उसमें कहेगा आप एक सुमेलित कीजिए। तो आपको बस ये डेट रखना है, बहुत करेगा कि किस उस जो अपोजिट राजा था वो कौन था। तो यहाँ पर देखिए चंदेरी में मेदिनी राय, ठीक है, और उसके बाद घाघरा अफगान। तो इसका ट्रिक भी है, आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए घाघरा में जो है अफगान विद्रोहियों का इसने दमन किया 1529 ईस्वी में, और इन युद्धों ने उत्तर भारत में मुगल सत्ता की दृढ़ता को प्रदान किया। यानी कहने का मतलब यह है कि गद्दी यहाँ पर बाबर को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद बाबर, अगर हम बात करें मृत्यु से पहले, चूंकि 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उससे पहले अगर देखें तो इसने जितनी ताकतवर इसकी कलम थी, तलवार थी, उतनी ज्यादा इसकी कलम भी ताकतवर थी। तो यहाँ पर देखिए साहित्य में भी इसकी रुचि थे। तुर्की भाषा में इसने आत्मकथा लिखा था जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए तुजुक ए बाबरी, किस नाम से, तुजुक ए बाबरी, जो बाबरनामा की रचना जो है फारसी अनुवाद मतलब रचना किया। फारसी अनुवाद इसका होता है जो है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें रही। और यहाँ पर देखिए इसका आस्था था, प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार के अनुयायी था। छोड़ो ऐसा बताओ, इससे बहुत ज्यादा जो है वो नहीं है। बस इतना जानना है कि इसकी मृत्यु कब होती है, 1530 ईस्वी में। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अब उसके बाद उसका लड़का, ठीक है, हुमायूं। हुमायूं उसका पुत्र है और इनके 4 बेटे थे जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी जो तीनों बेटे थे उसको अलग अलग जगहों पर सूबेदार नियुक्त करता है। उत्तराधिकारी ये था। और सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ पर अगर देखें हिंदाल, अस्करी और जो इसके और तीसरा भाई था, वहां पर ये इन चारों भाइयों में बड़ी मतलब सामंजस्य थी, कह सकता हूँ कि ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। इन्होंने यहाँ पर देखें तो बाबर की मृत्यु के बाद दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं की जो है गद्दी पर बैठता, जो एक सौम्य राजा कह सकते हैं था। और अनुभव चूंकि था इसको, बादशाह बनने से पूर्व ये बदख्शा का सूबेदार था। और भी जो इसके तीनों भाई थे वो भी हिंदाल, अस्करी और जो है वो सब मतलब सूबेदार ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर उसे एक विशाल साम्राज्य मिला जिसे लेकिन शत्रु अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे। अगर सही मायने में हम कहें तो हुमायूं चूंकि एक कह सकते हैं अनलकी राजा था, उसके समय में शेर शाह सूरी जैसा बलवान जो है ताकतवर बहादुर राजा उदय हुआ उसका। यहाँ पर हम कह सकते हैं राजा कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसने साम्राज्य पर राज्य किया था। उसका बचपन का नाम शेरशाह सूरी का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। यह एक अफगान था और यह जो है दक्षिणी बिहार के शासक जो बहार खां लोहानी नाम ये पूछा जाता, भैया किसके यहाँ काम कर रहा था, सेवाएं दे रहा था, तो बहार खां लोहानी के यहाँ ये सेवाएं दे रहा था। ठीक है, और उसी दौरान इसने जो है एक शेर की हत्या की थी। इसी वजह से इनको जो है शेर खां की उपाधि दी गई थी, इसके द्वारा, बहार खां के द्वारा। तो इसको शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, इतिहास में बहुत विख्यात है और बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। इन्होंने एक शक्तिशाली अफगान नेतृत्व तैयार किया और क्या करता है, चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में और यहाँ पर शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह पटक देता है। मतलब 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है हुमायूं और 1539 ईस्वी में ये जो है पराजित हो जाता है। अपनी जीवन बचाने के लिए एक निजाम नामक विस्ती ने डूबते हुए हुमायूं की जान बचाई। यहाँ पर देख सकते हैं हुमायूं की जान बचाई और नया सुल्तान, इस विजय के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया, दिल्ली की गद्दी पर विराज हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बाद कन्नौज का युद्ध और निर्वासन, तो फिर आगे जो है 1540 ईस्वी में, यहाँ पर देखें 1540 ईस्वी में निर्णायक हार होती है हुमायूं की कन्नौज के बिलग्राम में। ठीक है, एक लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से हराया और भगा दिया, यहाँ से मार करके पलायन कर दिया। सत्ता खोकर हुमायूं भारत को मतलब उसको छोड़ना पड़ा था। उसने ईरान की ओर पलायन कर लिया, भाग गया, निकल गया। भारत में अब सूर साम्राज्य मतलब यही जो है शेर शाह सूर्य साम्राज्य का सूर्योदय हो चुका था। और इसके समय में बहुत ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए जो आज भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, यानी जीटी रोड। ये देखो यहाँ पर जीटी रोडों के किनारे रोड मतलब पेड़ लगाना और इस तरीके की रोड बनवाना। तो निर्माण कार्य इसका ये प्रसिद्ध रहा, शेर शाह सूरी के द्वारा ही दिया गया है। ये मरम्मत और विस्तार करवाया उसका। साहित्यिक परिवेश में अगर हम कहें तो
पद्मावत के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी, इसके ही समकालीन थे, ठीक है, शेरशाह सूरी के। इन्होंने एक सुव्यवस्थित अफगान राज्य की स्थापना किया, ठीक है। यहाँ पर इतना आपको जानना चाहिए। अब धीरे धीरे अब इनका भी अंत होता है, शेरशाह सूरी का बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, लेकिन इनका इतिहास का जो काल है, जहाँ से अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से हम सीख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा दिन तक ये जिंदा नहीं रहा। 1545 ईस्वी में कलिंजर के किले को जीतने का प्रयास किया और दुर्घटना कर नामक एक अग्नि शस्त्र था, जिसके माध्यम से इसके जो है वहीं अपने स्वयं के शस्त्र से इसकी मृत्यु हो जाती है। चलाते समय विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है और इसका उत्तराधिकारी पुत्र इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली, लेकिन उसके पास उतनी ताकत नहीं थी कि वो शेरशाह सूरी जैसा फिर से अपना जो है साम्राज्य को बचाकर रख सके। चूंकि आप जानते हैं हुमायूं अभी निर्वासित किया गया था और हुमायूं की निगाह यहाँ पर थी, ठीक है। तो निर्वासन में नई उम्मीद बन करके आती है हुमायूं के लिए। और 1541 ईस्वी में मीर बाबा की पुत्री हमीदा बानू बेगम से निकाह करके जो है अगर हम देखें तो भारत से बाहर ही था हुमायूं। अब भविष्य में यहाँ पर देखें निर्वासन काल के दौरान ही हमीदा बेगम ने अकबर को जन्म दिया। अकबर वैसे भी एक लकी राजा कह सकते हैं हम। ईरान के शाह की मदद से हुमायूं ने पुनः शक्ति का अपना संचय किया फिर से और दोबारा मुगल सत्ता की वापसी कराई। 1555 ईस्वी में यहाँ पर देख सकते हैं सरहिंद हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त कर ली। सूर साम्राज्य के कमजोर पड़ने का उसने लाभ उठा करके मुगल ध्वज को पुनः लहरा दिया, ठीक है। इस तरीके से फिर से वो जब गद्दी प्राप्त कर लेता है, लेकिन बेचारा ज्यादा दिन तक इस गद्दी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और इसका अंत हो जाता है जनवरी 1556 ईस्वी में, ठीक है। अगर हम देखें तो दिल्ली स्थित ये पनाह के पुस्तकालय और इसने जो है शेर मंडल में सीढ़ियों से गिर करके आकस्मिक इसकी निधन हो जाती है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको कहा जाता है कि जीवन भर मतलब इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है कि लड़कर मतलब लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, ठीक है। कौन? ये हुमायूं, ठीक है। यहाँ पर इस सीढ़ियों से गिर करके मरा था, तो इसलिए इसको कहा जाता है चूंकि अपने जीवन में बेचारा कई बार जो है पटका खाया और जो है फिर जाकर के अपनी गद्दी को संभाला और फिर लाभ भी नहीं उठा पाया, मर गया, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो एक इस युग के अगर हम सार की बात करें तो बाबर साम्राज्य की स्थापना करता है 1526 के मध्य। शेरशाह व्यवस्था का निर्माता है 40 से 45 के मध्य ये शासन करता है। धैर्य और वापसी का प्रतीक हम हुमायूं का मान सकते हैं कि इसने पेशेंस रखा, सही मौका देखा, उसके बाद पुनः इसने वापसी की 1530 से 40 के मध्य, फिर 1555-56 के दौरान तक इसने शासन किया। अब भारत का इतिहास अकबर के स्वर्णिम युग को और बढ़ने को बिल्कुल तैयार है, हम लोग उसको देखेंगे क्योंकि यहाँ से इस तरीके के जो जितने भी हम चीज़ों को कर रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं। अभी हम लोग यहीं पर गए थे, ये देख रहे हैं ये आप, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गए थे अपने बच्चों का टूर लेकर के, आप लोगों को मैंने वीडियो फोटो शेयर किया था, आपने देखा होगा। मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष, अकबर और जहांगीर का युग, फतेहपुर सीकरी की घटना है। तो यहाँ पर देखिए 1556 ईस्वी में से लेकर के 1627 ईस्वी तक साम्राज्य विस्तार से लेकर चित्रकला के स्वर्ण युग तक की यात्रा यहीं से शुरू होती है। अगर हम बात करें तो चूंकि 1556 ईस्वी में जब इनके पिता जो है अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उस समय अकबर बेचारे बहुत छोटू से थे। यहाँ पर देखो बहुत छोटी सी उम्र में, चूंकि इनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अमरकोट के राजा 20 साल के महल में इनका जन्म हुआ था। चूंकि राज्य से अपने निर्वासित थे हुमायूं जी, तो ये उन्हीं के महल में इनका जन्म होता है। और उसके बाद 1556 ईस्वी में मात्र 14 साल की उम्र में, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कलानौर पंजाब में इनका राज्याभिषेक होता है। और इनका संरक्षण बैरम खां, देखो ये भी क्वेश्चन बनता है कि संरक्षक कौन था? बैरम खां, जो कि 1560 से लेकर के 1556 से 1560 के मध्य इनका जो है संरक्षण करता है। इनका वकील संरक्षक सब रहता है। लेकिन मक्का यात्रा के दौरान पाटन में मुबारक खां द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कि बैरक खां की हत्या किसने किया था और कहाँ पर किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मुबारक खां के द्वारा। और जो है किसने किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुबारक खां के द्वारा, ठीक है, मक्का यात्रा के दौरान। अब अगर हम बात करें तो प्रदा शासन इसने जो है 1560 ईस्वी में 1560 से लेकर के 62 तक माहम अनगा के प्रभाव से जो उनकी दाई थी उनके माध्यम से इन्होंने अपनी जो है सत्ता को संचालित किया 2 सालों तक। उसके बाद अगर हम कुछ चीज़ों को देखें, यहाँ पर सैन्य विजय, चूंकि ऐसा नहीं था कि इतना आसान नहीं था, इस दौरान जो है तमाम युद्ध भी करना पड़ा था। अगर देखें तो पानीपत का द्वितीय युद्ध यहीं पर होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। जब हुमायूं मर गया तो हेमू को लग रहा था कि वो जो है बढ़िया अवसर है
फिर से अपनी गद्दी को दोबारा मतलब दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा करने का, दिल्ली पर जो है पुनः कब्जा हो सकता है। तो हेमू यहाँ पर आक्रमण करता है, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है हेमू और अकबर के बीच में। यहाँ पर अकबर बहुत छोटा था और इनके जो संरक्षक थे उनके माध्यम से युद्ध लड़ा जाता है और यहाँ पर 1556 ईस्वी में ही इसने युद्ध को जीत लिया। ठीक है, तो और जो है हेमू की पराजय और अफगानों की सत्ता की समाप्ति यहाँ से कर देता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। 56 के बाद सीधा 20 साल बाद एक और युद्ध होता है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखें तो महाराणा प्रताप की हार होती है। ठीक है, और अंतिम अभियान के रूप में अगर हम यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं हुए थे, लेकिन 1601 ईस्वी में दक्षिण में खान देश पर हमला और असीरगढ़ के किले पर इसने जो है अधिकार किया था अकबर ने। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो कई चीज़ें, कई नीतियाँ, बहुत बुद्धिमान राजा था अकबर। राजपूत नीति और वैवाहिक गठबंधन, ये सारी चीज़ों को जो है करके यहाँ पर देखिए आमेर की संधि करता है और आमेर का जो शासक भारमाल स्वेच्छा से अपनी अधीनता समर्पण कर देता है, अपनी पगड़ी को दे देता है कि ठीक है अकबर साहब, हम आपके जो है अधीनता को स्वीकार करते हैं। ये पहला राजपूत था। और उसके बाद इसने जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर का विवाह जो है भारमाल की बेटी अपनी बेटी से कर देता है भारमाल, और जहांगीर की, जो बाद में जहांगीर की माँ बनी। ठीक है, मतलब जिनके कोख से जहांगीर का जन्म होता है। ठीक है, तो दरबार में इनको स्थान भी दिया, भारमल को दरबार में स्थान दिया, भारमल के पुत्र को स्थान दिया जिसका नाम था भगवान दास, और उनके पौत्र मान सिंह को वहां पर उच्च पदों पर अकबर ने इन लोगों को रखा, अपने ससुराल पक्ष वालों को। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें तो प्रशासन और धार्मिक नीति दोनों चीजें, चूंकि एक सहिष्णु जो है शासक के रूप में इसको माना जाता है, तो यहाँ पर कुछ चीजें देख सकते हैं। 10 साला बंदोबस्त, जिसके अंतर्गत 1580 ईस्वी में दीवान ए टोडल, जो उसके दीवान था टोडरमल द्वारा लागू किया गया राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें इबादत खाना, जो कि 1575 ईस्वी में, ठीक है, ये धार्मिक चर्चाओं के लिए इसकी स्थापना की गई। और दीन ए इलाही, जो 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा परिवर्तित नया मत था, और इसको बीरबल इसे स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। अगर हम देखें तो बीरबल जो है इसके नवरत्नों में से थे। यहाँ पर देखें अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह। ठीक है, ये जो इनके ससुराल में इनका जो है इनके ससुर के नाती था जो है मान सिंह। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर अजीमुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये सब इनके जो है प्रमुख रत्न थे। ठीक है, नवरत्न थे। अब यहाँ पर देखिए तानसेन की जब बात आती है तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। तानसेन के बारे में चीजें पूछी जाती है। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। और इन्होंने उपाधि वाड़ी विलास कंठाभरण की उपाधि इसने जो है दिया था उनको। और बीरबल की जब बात होती है तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये नवरत्न थे इनके, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर भाई, अगर साहित्य की बात करते हैं, साहित्य और अनुवाद विभाग की, तो अकबर ने कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखें अबुल फजल के माध्यम से अकबरनामा की रचना और पंचतत्व का फारसी अनुवाद करवाया था, जिसका नाम रखा था अनवर ए शुहाइली। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर अनुवाद कार्य हुआ था रामायण का, महाभारत का और लीलावती का। तो रामायण का बदायूनी के नेतृत्व में इसने जो है अनुवाद कराया। महाभारत का रज्मनामा, ये क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चीजों को कवर कर रहे हैं हम। लीलावती की बात आती है तो इसने जो है नल दमयंती, जो कि फैजी द्वारा ये सब करवाया गया था, लीलावती और नल दमयंती का। चित्रकला में अब्दुल अहमद को सीरी कलम की उपाधि इसने दिया था। तो बस इतना जानना चाहिए आपको। देखो, अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखें तो उसके पुत्र जहांगीर को गद्दी प्राप्त होती है। जहांगीर को न्याय की जंजीर यानी न्याय प्रिय राजा के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम परिचय करें तो इनका जन्म का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। और इनको अकबर जो है बड़े प्यार से शेखू बाबा कह करके बुलाता था। ठीक है, शेखू बाबा। माता इनका मरियम उज्जानी, आप जानते हैं भारमल की पुत्री थी ये, और मरियम उज्जमानी इनका नाम था। ठीक है, न्याय व्यवस्था के लिए इन्होंने आगरा में न्याय का घंटा स्थापित कराया था। ये क्वेश्चन बनता है कि न्याय का घंटा कहाँ स्थापित कराया गया था, तो कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, और शासनकाल की जब बात आती है तो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी के मध्य तक इनका शासन होता है। ठीक है, और मलिक अंबर के विरुद्ध जो है सफलता से खुश होकर के अपने पुत्र जो खुर्रम था उसको शाहजहां की उसने उपाधि दिया था।
अगर हम देखें यहाँ पर तो कुछ विद्रोह भी होते हैं इनके समय में, विद्रोह और संघर्ष। देखिए यहाँ पर खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया था। किसने किया था? खुसरो ने विद्रोह किया था। और क्या होता है परिणाम? खुसरो को अंधा किया गया, मतलब अपने ही पुत्र को अंधा करवा देता है और बाद में इसकी हत्या हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको। और इसने एक और किया था, किसने? जहांगीर खुसरो की सहायता करने वाले आरोपी जो गुरु अर्जुन देव थे उनको भी फांसी दे देता है। आप जानते हैं कि जो ये खुसरो था ये शरण लेता है, ये उकसाने, मतलब ये किसके उकसाने पर? गुरु अर्जुन देव के उकसाने पर जो है जहांगीर के खिलाफ गया और जहांगीर ने खुसरो को तो निपटाया ही निपटाया। और उसके बाद अर्जुन देव को, देखो भाई सत्ता है उनके हाथ में, ठीक है, आप उनसे काहे खिलवाड़ कर रहे हैं? उनके पास जो कुछ भी है जब मर्जी का जैसे भी कर रहे हैं। कोई आज सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना है कि अरे सुप्रीम कोर्ट में आपको देख लेंगे, आप याचिका पड़ेगी, कुछ नहीं, उस समय खत्म, खेला खत्म। तो इतना हो जाता है। यहाँ पर देखें अबुल फजल की हत्या हो जाती है जहांगीर के निर्देश पर, चूंकि ये नवरत्नों में से एक थे। अगर यहाँ पर देखें तो अबुल फजल जहांगीर के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला द्वारा इसकी जो है हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो नूरजहां का प्रभाव। नूरजहां से इसने शादी किया कब? मेहरुन्निसा, जिसको नाम से नूरजहां, मेहरुन्निसा नूरजहां से इसने निकाह किया। इनके पिता का नाम क्या था? ग्यास बेग। किसके? नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था। इत्माद उद्दौला की उपाधि उसको दिया गया था। और इसकी माँ, किसकी? नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये भी क्वेश्चन बन जाता। और इसका ये देखो नूर झलक रहा है भाई, नूरजहां का इतिहास में बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर चित्रकला का स्वर्ण युग के रूप में इस काल को मान सकते हैं, शाहजहां के काल को। ठीक है, उस्ताद मंसूर जो कि पक्षी विशेषक था, ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। पक्षी विशेषक के रूप में जहांगीर के काल में कौन था? उस्ताद मंसूर। ठीक है, और इसको उपाधि दी गई थी नादिर उल अस्त, और इसका प्रसिद्ध चित्र था साइबेरियन सारस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। अगर हम बात करें अबुल हसन की, तो अबुल हसन व्यक्तिगत जो है चित्र विशेषज्ञ था और उपाधि दी गई थी नादिर उज जमा की इसको। ठीक है, विशेषज्ञता की बात होती है, जहांगीर स्वयं चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था और यही कारण है कि यहाँ पर देखें जहांगीर ने जो है स्थापत्य और विरासत को बहुत ही संभाल करके रखा। मरियम उज जमानी का मकबरा यानी सिकंदरा में, जो कि अकबर के मकबरे के निकट है, उसने ये बनवाया था। ये देख सकते हैं स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य हुआ था। ठीक है, जहांगीर का मकबरा जो कि शहादरा लाहौर में नूरजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। ठीक है, ये देखो जहांगीर का मकबरा, इसको आपको जानना चाहिए। प्रयाग प्रशस्त में अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको देखने वाली चीज है जो अभी आपके JIC LT ग्रेड के एग्जाम्स में आया हुआ था, तो वहां पर एक क्वेश्चन था कि कौन शासक, ठीक है, यहाँ पर देखें आप जो है कौन शासक, ये देखो अपने सिक्के पर अपना चित्र बनवाया था, तो ये कौन थे? जहांगीर थे। यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कुछ अलग घुमा करके पूछ लेगा। आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भाई खत्म हो गया खेल। और 1622 ईस्वी में मुगलों के हाथ से निकल करके पारसिया ईरान के पास चला गया। ठीक है, कंधार का पतन होता है। और सामाजिक सुधार में तंबाकू के सेवन पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर हम इसके निष्कर्ष के तौर पर देखें तो एक गौरवशाली युग था। ठीक है, अकबर एक महान निर्माता और प्रशासक जिसने साम्राज्य की नींव रखी थी, और जहांगीर एक कला प्रेमी शासक था जिसने जो है संस्कृत और सौंदर्य को नई ऊंचाइयां दी। चूंकि इसको कोई युद्ध नहीं ज्यादा लड़ना पड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें अकबर बना करके चला गया था, तो उसी स्थापत्य को इसने आगे बढ़ाया। और मुगल इतिहास का यह अध्याय शक्ति और सौंदर्य की संतुलन का जो है प्रतीक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो मुगल साम्राज्य का शिखर से पतन की ओर जब हम बात करते हैं तो शाहजहां का नाम आता है। शाहजहां एक अंतिम ऐसा शासक था, हम कह सकते हैं कि जहाँ के बाद धीरे धीरे पतन, औरंगजेब के बाद तो पतन बिल्कुल हो ही जाता है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। शाहजहां की कलात्मक और औरंगजेब की कट्टरता, अगर हम इसको बात करते हैं तो यह गाथा मुगलों के स्वर्णिम युग से होकर के एक विशाल लेकिन बिखरते हुए साम्राज्य पर समाप्त होती है। वो तो भाई जाहिर सी बात है, एक बार कोई ऊपर चरम पर जाएगा तो नीचे आना तय है। तो इस तरीके एक तरफ जो है संगमरमर का सौंदर्य था, तो दूसरी तरफ तलवार की धार थी। औरंगजेब जो है बिल्कुल एकदम लिए तलवार टाइट रहा करता था। तो जब हम शाहजहां की बात करते हैं तो इसके परिचय के रूप में अगर हम देखें तो 1592 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम का जन्म होता है और इसका नाम शाहजहां रखता है कौन? उपाधि देता है कौन? जहांगीर। ठीक है,
मातृ पक्ष से उनकी माता जगत गोसाई मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। आप जानते हैं कि जो है तमाम जो उस समय के राजपूत राजा थे वो संधि के रूप में अपनी पुत्रियों की शादी राजाओं से करते थे। उन्हीं राजा की पुत्री उदय सिंह की पुत्री से जो है इनका जन्म हुआ था, किसका? शाहजहां का। ठीक है, अब विवाह जो है अर्जुबंद बानो बेगम के साथ विवाह हुआ और यही जिन्हों ये मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी गई थी, यही जाकर के आपकी जो है मुमताज महल बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है हमारे भारतीय इतिहास में। विरह की निशानी ताजमहल, ठीक है, जिसे प्यार की निशानी के रूप में माना जाता है। अर्जुमंद बानो बेगम को इतिहास का मुमताज महल के नाम से जानता है। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने आगरा में उनकी कब्र पर एक ताजमहल बनवाया। ठीक है, स्वयं शाहजहां की कब्र भी इसी स्मारक के भीतर है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है भाई। ठीक है, अगर हम बात करें शाहजहां का स्थापित कला में, ये स्वर्ण युग था भाई। देखो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसको जो है यहाँ पर देखें, ये आपका स्वर्ण युग था, जिसको अगर हम कहें बात तो शाहजहां ने शासनकाल में वास्तुकला एकदम बिल्कुल शिखर पर थी। प्रमुख निर्माणों की जब बात आती है तो ये है मोती महल। ठीक है, मोती महल और दिल्ली का जामा मस्जिद इन्हीं के शासनकाल में बनवाया गया था। तख्ते ताऊत, ये देखो भाई, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, ये मयूर सिंहासन। ठीक है, तख्ते ताऊत मयूर सिंहासन का निर्माण इसी के काल में होता। कितना सुंदर लग रहा है भाई ये तो। और जो है यहाँ पर आप जानते हैं कि एक और जो ये कोहिनूर हीरा था, यहाँ पर कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा के वजीर मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। और ये अगर हम बौद्धिक विरासत की बात करें तो सबसे बड़े पुत्र उसका जो था, जिसका नाम दारा सिकोह था, जिसने सिर ए अकबर जो कि महान रहस्य नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आगे देखते हैं 1657 ईस्वी का उत्तराधिकार का जो है संकट होता है। यहाँ पर देखिए भैया, उत्तराधिकार का, इसके जो 4 लड़के थे, शाहजहां के बीमार पड़ते ही चारों भाइयों में युद्ध छूट गया। अगर ये देखो तो चारों को इसने जो है सूबेदार बना रखा था, लेकिन अब चूंकि दिल्ली में भाई गद्दी चाहिए इनको, तो दिल्ली की गद्दी के लिए जैसे ही पापा बीमार पड़ते हैं, दारा सिकोह बड़ा लड़का था, पिता के पास था, इसी को शाहजहां जो है राजा बनाना चाहता था। लेकिन जो महत्वाकांक्षी होता है वो भैया क्या ही फर्क पड़ता है। उसके बाद शुजा, औरंगजेब और मुराद, इन चारों में जो है भीषण युद्ध होता है और धीरे धीरे कर करके चारों जो है भाइयों में आपसी लड़ाई होती है। भाई के विरुद्ध भाई, धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। इस भीषण युद्ध में दारा की पहली बड़ी पराजय यहीं पर होती है। ठीक है, और धीरे धीरे औरंगजेब जो है गद्दी पर कब्जा कर लेता है। दारा का अंत होता है, इसको मार दिया जाता है। सामूगढ़ और देवरानी में अगर देखें, सामूगढ़ 29 मई 1658 में दारा पुनः पराजित हो जाता है। देवराई जो कि मार्च 1659 अंतिम पराजय होता है और अगस्त 1659 में दारा सिकोह को मृत्युदंड दे दिया जाता है और वो यहीं से खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद बाकी और जो भाई थे उनको दबा करके ये जो है गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और क्या करता है इसने, 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को क्या करता है भैया, बंदी बना देता है। ठीक है, आगरा के किले में कैद कर दिया और शाहजहां ने अपने जीवन की अंतिम 8 साल, सोचो कैसे बेचारा घुट घुट करके जिया होगा, वहीं बिताया और 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। हम उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कहानी नुमा चीज़ों को बस आपको जानना चाहिए। एक चीज़ और देखिएगा, जिंदा पीर का राज्यारोहण। हो सकता है जिंदा पीर शब्द आप लोग कुछ लोग पहली बार सुने, हालांकि हम जानते हैं आप इतिहास का अध्ययन किए हैं। जिंदा पीर, यहाँ पर देखिए, उत्तराधिकार युद्ध में भाइयों को समाप्त कर औरंगजेब गद्दी पर बैठा, उसे जो है जिंदा पीर किसे कहा जाता है, औरंगजेब। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जिंदा पीर निम्न में से किसे कहा जाता है, 4 नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा तो किसको कहा जाता है, औरंगजेब को। ठीक है, और इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। कितनी बार, 2 बार। देखिए, जुलाई 1658 में आगरा में, ठीक है, और जून 1659 में दिल्ली, और देवराई विजय के बाद इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, अपने भाई को हराने के बाद। देखिए यहाँ पर कट्टरता की नीति ये जो है फॉलो करता, हालांकि अभी तक एकदम बिल्कुल ही अपने राज्य को तहस-महस नहीं होने दे रहा था। 1675 ईस्वी में जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में हत्या, मतलब उनकी दिल्ली में हत्या करवा देता है। ठीक है, और 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया इसने। क्या किया, पुनः इसने जो है जजिया कर लागू किया और प्रतिबंध, सिक्कों पर कलमा, झरोखा दर्शन और
तुलादान प्रथा, नवरोज त्योहार पर रोक लगा दिया। ये प्रतिबंध कुछ उसने किया था, सिक्कों पर कलमा जो लिखा जाता था ना, उसको उसने रोक लगा दिया। ठीक है, ये देखो रोक लगा दिया। झरोखा प्रथा, आप जानते हैं कि झरोखे के माध्यम से जो दर्शन किया जाता भगवान जाने, अब जो प्रथाएं थी उसको इसने रोक किया। तुलादान जो इस पर रोक लगाया। नवरोज त्योहार पर भी इसने रोक लगा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक है दक्कन विजय और निर्माण, ये दक्कन का क्षेत्र है भाई। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर विजय जो है 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा में ये विजय प्राप्त करता है। ठीक है, गोलकुंडा जो कि जहाँ मदना और कन्ना मंत्री थे, उनको साम्राज्य को मिलाया। और बीबी का मकबरा बनवाता है औरंगाबाद में, जो रबिया उद दौरानी की याद में उसने बीबी का मकबरा बनवाया था। कहाँ पर? औरंगाबाद में। क्वेश्चन बनता है कि बीबी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। शासक के विरोधाभास, अगर हम बात करें तो औरंगजेब जो है बीड़ा बजाने में दक्ष था। ये देखो बीड़ा बजाने में दक्ष था, उसके बावजूद उसने जो है संगीत पर रोक लगा दिया था। उसके समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। उसके पुत्र अकबर ने दुर्गा दास राठौर के साथ मिलकर पिता के खिलाफ विद्रोह भी किया था। उसके बेटे का नाम अकबर था। अकबर ने मिलकर के जो है विद्रोह किया था, और विद्रोह की ज्वाला यहाँ पर हम देखते हैं उसके शासनकाल में जो विद्रोह हुए, ये देख सकते हैं ये। ठीक है, ये जो है आप उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस तरीके से। तो जाट गोकुल और राजा राम जाट, जिसने जो है अकबर के मकबरे को खोदा, उसके नेतृत्व में ये जाट विद्रोह होता है। ठीक है, इसने अकबर के मकबरे को भी खोद दिया था। ठीक है, सनातनी विद्रोह होता है 1672 ईस्वी में कृषकों द्वारा। ठीक है, बुंदेला विद्रोह होता है, औरंगजेब के समय छत्रसाल ने विद्रोह का बिगुल फूंका था। अफगान विद्रोह जो कि 1687 में यूसुफ जई कबीले द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। और इस तरीके से एक युग का अंत हो जाता है 3 मार्च 1707 ईस्वी को। अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और यहीं से आगे जो है हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की का जब अध्ययन कर रहे थे, उसके बाद मुगल काल के साम्राज्य को हम लोगों ने अध्ययन किया हुआ था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम आगे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य के सूर्य का अस्त होने लगा और पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम कुछ बात करते हैं मुगल और मराठा युग की शाही संरचनाओं का, शक्ति प्रशासन, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप, जो है चूंकि स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान था। केंद्रीय प्रशासन अगर हम देखें तो शीर्ष सत्ता जो है मुगल बादशाह होता था, साम्राज्य का जो सर्वेसर्वा होता था, इसको दैवीय अधिकारों से संपन्न माना जाता था। ठीक है, ये देख सकते हैं। वकील, उसके बाद वकील या वजीर का नाम आता था, जो कि संपूर्ण प्रशासन और पर्यवेक्षण का कार्य देखता था। उसके बाद साम्राज्य के 4 स्तंभ होते थे, मुगल काल के स्तंभ होते थे, आप समझ लीजिए इस तरीके से 4 स्तंभ होते थे। ये स्तंभ में मतलब पिलर नहीं, यहाँ पर देखिए दीवान ए आला, ठीक है, दीवान ए कुल, जैसे राजस्व संबंधी प्रशासन उसको दिया जाता था। मीर बख्शी जो कि सेना विभाग का प्रधान होता था, मनसबदारों की नियुक्ति और जागीर की अनुशंसा करता था। ये चारों भाई पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखें। मीर समा खान ए समा, ठीक है, राजकीय कारखानों का अधिकारी होता था। और सद्र उस सदूर जो कि धार्मिक मामलों का अध्यक्ष होता था। तो ये कुल मिलाकर के इस साम्राज्य के चारों पिलर हुआ करते थे। ठीक है, न्याय, गुप्तचर और नियंत्रण यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्य जो काजी होता था, काजी उल कुजात, जो कि न्याय विभाग का प्रधान होता था। और यहाँ पर देखें दरोगा ए डाक चौकी, जो कि राज्य के गुप्तचर और संवाद वाहक उसके अधीन थे। और यहाँ पर देखिए मुहतसिब जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। कहने का मतलब ये सब जो है अधिकारी कर्मचारी होते थे, जो सत्ता के संचालन में, कुशल संचालन में राजा की मदद करते थे। मीर ए आतिश, जैसे आज आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री है, उसके बाद मंत्री हैं, फिर तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं, हर आपका हर क्षेत्र का अलग अलग उस तरीके की ये सारी जो है विभाग थे। अब देखो यहाँ पर शाही तोपखाना का प्रमुख, जो कि मंत्री स्तर का ना होते हुए भी महत्वपूर्ण था, मीर ए जो है आतिश। तो ये सारी चीजें थी। प्रांतीय प्रशासन, सूबा, यहाँ पर देखें विकास, ठीक है, यहाँ पर देखें अकबर के समय में 52 सूबे थे और औरंगजेब के समय में 20 सूबे हो गए। और राज्यपाल जिसे सिपह सालार या सूबे का प्रधान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें सरकार, जो कि जिला के अंतर्गत आता है, सरकार प्रशासन जिला प्रशासन को देखता था, जिसे फौजदार या सैनिक अधिकारी या कानून व्यवस्था के लिए फौजदार होता था, जो कानून व्यवस्था देखता था, सैनिक अधिकारी था। और अमल गुजार, जो कि भू राजस्व प्रशासन को, यानी मामले को, कर को, टैक्स को वसूली करता था। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये सब अधिकारी हुआ करते थे तत्काल उस समय में। अगर हम यहाँ पर देखें परगना प्रशासन, जो कि जमीनी स्तर पर, सिकदार या कानून व्यवस्था का संरक्षक,
और आमिल, ये सब कुछ नाम है जो आपको जानना चाहिए। भू राजस्व संग्रह, कानून गो, पटवारियों का मुखिया, कृषि पर्यवेक्षक, पोतदार या फोतदार जिसे खजांची कहते हैं, ठीक है, पोतदार ये था। करोड़ी अकबर द्वारा नियुक्त अधिकारी था, जो जहां एक मालगुजारी मतलब जहां मालगुजारी 1 करोड़ थी उसको करोड़ी बोला जाता था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है अलग अलग तरीके से। मनसबदारी व्यवस्था थी, वहां पर जो है अगर देखें तो मंगोलों को की दशमलव पद्धति पर यह आधारित थी। व्यक्तिगत वेतन की का दर्जा जात को प्राप्त था और सवार को घुड़सवारों की संख्या के नाम से मापा जाता है। ये देख लें यहाँ पर, ये पिरामिड के माध्यम से, तो इस तरीके से चीजें थी। फिलहाल ये अब कैटेगराइज किया गया था। अब अगर हम बात करते हैं व्यवस्था का विकास और अर्थव्यवस्था, तो ये कुछ चीजें थी जो उस समय के शासनकाल में यानी मुगल साम्राज्य में चल रही थी। जहांगीर दुअस्पा शी अस्पा व्यवस्था और शाहजहां महाना वेतन पद्धति को चालू किया था। जागीर के रूप में वेतन के रूप में आवंटित भू राजस्व मिलता था और मुद्रा जो है चांदी का जो होता था उसे रुपया बोला जाता, तांबे का जो होता था उसको दाम बोला जाता। ये देखो, इसको रुपया बोला जाता था, इसको दाम बोला जाता था, ठीक है। शेर शाह की ये विरासत थी, कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं। इतिहास के साक्षी अगर हम कहें कि जो विदेशी यात्री मतलब इस मुगल साम्राज्य के समय आते हैं उनमें देखें तो अकबर के काल में फादर एंथनी आया था, ठीक है, और मॉन्सेरेत और रॉल्फ फिंच आया था। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया, थॉमस कोरियत आया, फ्रांसिस्को पल्सर्ट आया, एल्बर्ट टायरी आया था। ये सब नाम हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं कि कौन से मुगल साम्राज्य में यानी कौन से मुगल शासक के दरबार में ये आए थे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। शाहजहां की बात करते हैं, शाहजहां के काल में पीटर मुंडी आया था, टावर्नियर आया था, मनुची वर्नियर, ये सब आए हुए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से अब हमने पूरा मुगल साम्राज्य के बारे में जो है देखा। इसी के पैरेलल में अगर हम देखें तो मराठा एक शक्ति थी, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मराठा शक्ति का उदय होता है जो जिसमें शिवाजी सबसे प्रमुख थे। 1627 से 1680 के मध्य जो है शिवनेर, ठीक है, जो है और माता शिवनेर पर जो है आधिपत्य करते इनका किला था। और जीजाबाई और गुरदास से इनका जन्म होता है, इनके माता पिता का नाम है। प्रारंभिक जीवन में अगर हम देखें तो 1644 ईस्वी में तोरण के किला को विजय किया और 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है और 1659 ईस्वी में अफजल खां का इसने वध किया मतलब मार डाला। तो ये शिवाजी का इतिहास रहा जो कि बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं। श्री राजा शिव छत्रपति, ठीक है, संप्रभुता की परिभाषा। और इसने 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया था। चूंकि ये मतलब निचली जात से आते थे तो इनको वो जो है जो पंडित थे वो राजा यानी राज्याभिषेक नहीं करा रहे थे। तो इसने रायगढ़ में जो है गंगा भट्ट जो कि बनारस के एक पंडित थे उनको ले जाकर के अपना जो है राज्याभिषेक करवाता है, ठीक है। और अपने आप को यहाँ पर देखें तो पुरंदर की संधि करता है 1665 ईस्वी में। और कुछ उपाधियां भी इन्होंने धारण किया, हिंदव धर्मोद्धारक और छत्री कुलावंतस करके इन्होंने ये उपाधियां को धारण किया। इनका जो प्रशासन है उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। अष्टप्रधान कार्यकारी मंत्री, ये क्वेश्चन बनता है किसका था तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पेशवा, प्रधानमंत्री प्रशासन का पर्यवेक्षण होता था, अमात्य, सेनापति, वाकानवीस, ये सब जो है इनके अष्टप्रधान प्रशासन के जो है हिस्से होते थे, ठीक है। तो आपको इनको यहाँ पर जानना चाहिए इतना। शासन की विरासत को अगर हम बात करें तो केंद्रीकृत नौकरशाही और मनसबदारी व्यवस्था थी मुगल जैसे, और मराठा अष्टप्रधान परिषद और स्वराज काउंसिल था कुल मिलाकर के। और बहुत कुछ चीज़ें आप यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ जानने की आगे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, चौथ और सरदेशमुखी कर। चौथ और सरदेशमुखी यह एक प्रकार का कर था जो कि अगर देखें तो मराठा राजस्व प्रणाली का एक बहुत बड़ा भाग था। विजित चौथ के माध्यम से विजित क्षेत्रों से वसूला जाने वाला सुरक्षा कर था जो राज्य के कुल भूभाग का 25% टैक्स के रूप में लिया जाता था और इसका वसूली करने वाला काम विस्तार होता था। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि चौथ कर का वसूली कौन करता था तो काम विस्तार करता था। भाई इस तरीके से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सरदेशमुखी की जब बात आती है तो यहाँ पर छत्रपति के सरदेशमुखी जो कि प्रधान मुखिया होता था होने के नाते लिया जाता वाला हक था। और विजित कुल राजस्व का 10% अतिरिक्त कर ये लिया जाता था। कुल मिलाकर 25, 10, 35% कर, ठीक है। यहाँ पर देखें सैन्य प्रशासन और नौसेना वेतन प्रणाली और भी बहुत सारी चीजें हैं बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
बाकी सारी चीज़ें जो है आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें को आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं मध्यकालीन शब्दावलियों में खराज, जजिया, ज़कात, उस्न, फवलवेस, ये सब बस थोड़ा-सा एक बार सरसरी निगाह में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से हम अगर देखें तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का समापन होता है। बहुत कुछ नहीं था, जितना हमने कराया आप इसको प्रैक्टिस के माध्यम से देख लेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको रेगुलरली आप पढ़ें, तैयार करें, ठीक है। और PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए 95 65 27 24 42 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। आप जानते हैं आपके लिए इन वीडियोज़ को बनाने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दिया करें, ठीक है। वीडियो ग्रुप ज्वाइन करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।